गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरी तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग और सभी का दिन शुभ हो। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं वही लेसन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। लेकिन ये इसका चौथा भाग है, यानी इसकी चौथी क्लास है। आप इससे पहले वैद्युत आवेश के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, जितनी जानकारी एक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को होनी चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, और जिन्होंने नहीं देखा है, जो लोग नए हैं, वो प्लीज लास्ट वीडियो जाकर के देख लें। वीडियो पड़े होंगे, आपको मिल जाएंगे। अभी हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। बाय डेफिनेशन वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी पॉइंट चार्ज के आसपास का वो एरिया या स्पेस जहां पे अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो ये जो सोर्स चार्ज है वो फोर्स लगाता है। कौन सा फोर्स लगाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी वैद्युत बल लगाता है। डायग्राम से हम देखते हैं, ये एक चार्ज है, मान लेते हैं इसका परिमाण Q है, यानी इसका मैग्नीट्यूड Q है, और एग्जाम्पल के लिए इसको पॉजिटिव भी मान लेते हैं। कैसा मान लेते हैं? पॉजिटिव मान लेते हैं। तो इसके चारों ओर एक एरिया है, जिस एरिया में अगर कोई सेकेंड चार्ज आएगा, इसको बच्चों बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज हिंदी में बोलते हैं स्रोत आवेश। यानी जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो जिसकी वजह से फील्ड जनरेट होती है, जिस चार्ज की वजह से फील्ड जनरेट होती है, हम उसे सोर्स चार्ज या स्रोत आवेश कहते हैं। अभी जो दूसरा चार्ज जिस पे फोर्स लगेगा इसकी फील्ड में आने पे, उसे हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। मान लेते हैं दूसरा चार्ज आ गया Q0। आपको ये पता है कि बाय डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिनोट की जाती है मैग्नीट्यूड में, किस तरीके से? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। ये सिंबल है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बताना चाहती हूँ कि आप कितने भारी हो या कितने हल्के हो, कैसे पता चलता है? नापते हो ना कि हम इतने किलोग्राम के हैं, है ना? कैसे पता चलता है कि ये व्यक्ति ज्यादा भारी है? कुछ लोग देखने में दुबले पतले होते हैं, लेकिन जब उनका वेट किया जाता है तो निकलता है ये तो 70 किलो का है। और कुछ लोग बहुत देखने में वॉल्यूम वाले लगते हैं, लेकिन जब उनका वेट किया जाता है तो करे अरे तो 60 ही निकला। तो वो सब कैसे पता चलता है? आप मास पता करके ही तो करते हो। यानी एक तरीके से कैसे पता करते हैं कि इसमें कितना वजन है, तो हम मास वहां पे कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें पता है कि इस चार्ज के चारों ओर एक ऐसा एरिया है, वहां पे दूसरा चार्ज ले जाएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। लेकिन कितनी फील्ड है, कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, ये कैसे पता चलेंगे करेंगे? वो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। इसको सिंबल होता है इसका E, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि, यानी इसमें एक दिशा होती है। और इसका डेफिनेशन होती है F/Q। इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q। Q पे वेक्टर मत लगा दीजिएगा, Q एक अदिश राशि है, यानी चार्ज की कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। अभी देखिए E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, आपको पता है ये फॉर्मूला है। हम आपको इसका यूनिट बता चुके थे, यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम ऑब्वियसली। अभी देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे कि इज इक्वल्स टू कितना होगा किसी एक मतलब एरिया में, जिस एरिया में कोई चार्ज, सोर्स चार्ज रखा हुआ, उसकी वजह से फील्ड कैसे आप कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है। आपको पता है कूलाम के नियम से इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, देखिएगा। और आपको हम बता चुके हैं कि इसकी वजह से इस पे लगने वाला बल कैसे लिखेंगे, वही R12 R21 वाला। लेकिन आपको यहाँ R, फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस कितनी है? R। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टेस्ट चार्ज एंड द सोर्स चार्ज इज R। तो F कूलाम के नियम से हम क्या लिखेंगे? बाई कूलम्स लॉ F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 के भी लिख लेते हैं। के इसलिए लिख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे कि Q0 अपॉन R²। राइट? ये हमने कैसे लिखा है? सिंपली कूलम्स लॉ से लिखा है। किससे लिखा है? कूलम्स लॉ। मैं शॉर्ट में इसको CL लिख देती हूँ। CL का मतलब छुट्टी नहीं है, यहाँ पे CL का मतलब है कूलम्स लॉ। ओके,
तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा कि Q की वजह से Q नॉट पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, 1/4πε0 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिखा है तो चलिए यहाँ पे भी ऐसे लिख देते हैं आर और फिर ये इसका स्क्वायर है। ओके फाइन। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे अगर आ जाएं, अब देखिए आपको ये पता है बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, यानी इस पे कितना फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी होगी, यानी इस जगह पे इस सोर्स चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो आप क्या ये फॉर्मूला लगा दीजिए, तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा एफ अपॉन क्यू, एफ की वैल्यू ये है 1/4πε0 के क्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन क्यू। अब ये क्यू, ये वाला क्यू क्यों नहीं रखेंगे, जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमें इस पॉइंट पे क्रिएट करना तो वहीं पे रखना पड़ेगा ना, वही चार्ज रखना पड़ेगा जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो ये हो गया क्यू नॉट, देन दिस एंड दिस इज कैंसिल। तो अभी आपका फॉर्मूला क्या हो गया, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये तो वेक्टर फॉर्म है इसका फुल। अभी ये देखिए कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड या जनरल लिख सकें तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये केवल परिमाण है बच्चों, उसका स्केलर मतलब E का परिमाण है। वैसे E को ऐसा कभी लिखते नहीं है, लिखते हैं उसके ऊपर बाहर लगा के ही हैं, पर हम वैल्यू के लिए आपके लिख दे रहे हैं। अभी ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r, यानी कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा, वो E होगा 1/4πε0 के लिख ही देते हैं, मतलब k की वैल्यू आप 1 रख देंगे। लेट मी रिमाइंड यू, k इज इक्वल्स टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम, मतलब अगर एयर या वैक्यूम है तो K1 होता है, तो K को हम ऑलरेडी रख देते हैं, अगर एयर वैक्यूम होगा तो 1 रख देंगे, और अगर नहीं होगा तो उसकी वैल्यू रख देंगे अगर कोई दूसरा पैरावैद्युतांक रखा हुआ है ना। तो E की वैल्यू आपको समझ आ गई होपफुली। मैंने आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी किसी एक बिंदु आवेश स्रोत के कारण किसी दूरी r पर स्थित किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इतना होता है। कितना होता है, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक्चुअल में इस क्यू नॉट की जरूरत ही नहीं थी, हम तो बिना क्यू नॉट के भी बता सकते थे कि यहाँ पर फील्ड कितनी होगी, कितनी होगी, इतनी होगी, राइट। अब जरा देखते हैं कि कैसे हम डायरेक्शन को क्लियर करें। हमेशा बच्चे कहाँ गलती करते हैं, उनको ये नहीं समझ आता है कि भाई उनको ये पता है कि फोर्स लग रहा है, उनको ये भी पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनको उसका परिमाण भी पता है, लेकिन उन्हें कहाँ समस्या हो जाती है, किस दिशा में लग रहा है। दिशा बहुत ज्यादा परेशान करती है बच्चों को। तो हम कुछ चीजें सीख लेते हैं जिससे आपके साथ कभी गलती नहीं होगी कि डायरेक्शन क्या है, फील्ड का डायरेक्शन क्या है, या लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन क्या है, तो उसके बारे में कुछ चीजें हम क्लियर कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारा जो सोर्स चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। और अगर पॉजिटिव चार्ज आपने लिया है, सोर्स चार्ज, ठीक, तो E की डेफिनेशन से अगर हम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेके आए, हमेशा टेस्ट चार्ज को कैसा मानते हैं, पॉजिटिव ही मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। टेस्ट चार्ज एक्चुअल में क्या है कि ये जो इसकी वजह से फील्ड जनरेट हो रही है, ये यहाँ से अगर हम पॉजिटिव चार्ज ले जा रहे हैं तो रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो ऐसे बनेंगी, मान लो इस जगह चार्ज रखा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, और निकलती हुई। अब ये निकलती हुई क्यों बनाई है हमने, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा ना तो ये उसको रिपेल करेगा और वो दूर की तरफ मूव करेगा यानी चलेगा, और किस डायरेक्शन में चलेगा, जिस डायरेक्शन में उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लग रहा है वो जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में हमारा टेस्ट चार्ज मूव करेगा। और जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती है टेस्ट चार्ज के चलने का पथ,
वो कैसी होती है, एज्यूम्सन होती है, काल्पनिक होती है वो। तो ये जो वैद्युत बल रेखा है, यही रीजन है कि हमेशा हम पॉजिटिव से निकलती हुई दिखाते हैं। सॉरी, ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बड़ी नहीं होती है, एकदम कर्वेचर टाइप की होती है, स्मूथ कर्व होता है यूं। तो हमेशा क्या दिखाते हैं आप, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से हमेशा जनरेट होती हैं, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से जनरेट होती हैं। अब क्या होगा, निगेटिव अगर कोई चार्ज है, सोर्स हमारा, यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रख देते हैं जो निगेटिव है, क्या होगा, ये निगेटिव सोर्स चार्ज, ये भी सोर्स चार्ज है, मतलब यहाँ से भी फील्ड जनरेट होगी। तो ये निगेटिव है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको ये अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो चार्ज है वो उसकी तरफ मूव करेगा तो उसका जो रास्ता बनेगा उसी को हम बल रेखा कहते हैं। तो वो जो मूव करता हुआ आएगा तो इसके अंदर की तरफ, वो मूव करता हुआ आएगा तो यहीं को, राइट। यानी इसी कारण है कि हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनाते हैं वो हमेशा क्या होती हैं, निगेटिव पर आकर समाप्त होती हैं, उसके समाप्त होने का यही कारण है। वन मोर थिंग, एक चीज आपको और मैं समझाना चाहती हूँ, यहाँ पे हमने इसे भी क्यू लिया, इसे भी क्यू लिया है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऑलमोस्ट हम सेम बना रहे हैं, एक ही मतलब इंटेंसिटी का बना रहे हैं, बराबर बराबर। ये इस बात पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, जितना बड़ा चार्ज होगा ये बल रेखाएं उतनी घनी घनी होंगी, यानी क्यू की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, और क्यू का मान जितना कम होगा उतनी अधिक स्ट्रांग होगी। अब ये देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि दो सोर्स चार्जेस पास पास में रखे हुए हैं, तो फिर क्या हाल होंगे, मतलब किस तरीके की फील्ड लाइन जनरेट होंगी, वो कैसी जनरेट होंगी। एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है, वो पॉजिटिव से क्यों जनरेट होती हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी आते हैं कि आप बताइए कि कौन सी फील्ड लाइंस सही हैं और कौन सी फील्ड लाइंस गलत हैं। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पॉसिबल हैं और कैसे पॉसिबल नहीं है। देखिए, प्लस क्यू माइनस क्यू, ध्यान दीजिएगा ये सेम है, ये Q1 Q2 नहीं है। अगर ये सेम है तो क्या कंडीशन होगी, इसके बीच में इस तरीके से लिखाए जाएंगे, पॉजिटिव से होके निगेटिव पे खत्म, ऐसे ऐसे ऐसे, यही आप बना लोगे तो अपने आप बन जाएगा। यहाँ से जनरेट, यानी इधर ऐसे ऐसे करोगे, लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन तो एक ही होगा, यानी पॉजिटिव से जनरेटेड और निगेटिव पे समाप्त, राइट। तो ये आपको समझ आ गया। और कभी भी कोई एक ही रेखा, एक रेखा का, एक बल रेखा का, विद्युत बल रेखा का इतना ही काम है कि वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और निगेटिव पे एंड हो जाती है, वो कभी क्लोज नहीं होती, गोल गोल नहीं होती। आप ऐसा नहीं समझोगे कि यही फील्ड लाइन थी, यहाँ से निकली, यहाँ से निकल गई, गोला गोला बना लिया, लूप नहीं बनाती कभी भी, हमेशा ध्यान रखिए। देयर इज नो लूप फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कोई लूप नहीं बनता उसमें, बस वो पॉजिटिव से जनरेट होती है और निगेटिव पे जाके खत्म हो जाती है, वो एक लाइन है, वो कोई लूप नहीं है। दूसरी चीज, मान लेते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे, तब क्या होगा, यानी दो अलग अलग फील्ड्स जनरेट होंगी, पास पास रख देते हैं दो चार्जेस को और सेम सेम चार्जेस हैं, हम अपनी मर्जी के काम कर रहे हैं, जैसे मर्जी आ रही है वैसे ही रख रख के देख रहे हैं। ये भी पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और ये भी प्लस क्यू ही है, ठीक। आपको इतना पता है कि दोनों जो फील्ड जनरेट करेंगे वो सेम सेम होंगी, क्यों सेम होंगी, इस फॉर्मूले से सेम होगी। E इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, बिल्कुल अभी अभी आपने स्टडी किया, इसको लर्न कर लीजिए बहुत अच्छे से। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इतनी सेम होगी, क्यों, क्योंकि Q यानी Q और Q सेम है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर अलग होगा और उसके लिए आर अलग होगा। क्या सही है, बिल्कुल नहीं, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों कैसे हैं पॉजिटिव, तो जो डायरेक्शन होगा वो भी सेम होगा। लेकिन आप देखिए, हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव से जनरेट ही होती है, तो इनको ड्रॉ कैसे करेंगे, ये यहां से जनरेट हुई, यहां से जनरेट हुई, अब देखिए इस तरफ जो जनरेट होंगी वो तो बहुत सिंपल सी बन जाएंगी, जहां पर दूसरा चार्ज नहीं है। यहां पे क्या होगा, इस जगह पे बीच में, यहां भी ऐसे निकल रही है, अब यहां पे देखिए क्या होने वाला है,
ये जब यहाँ की तरफ जाएगी ना तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपल्शन होगा यहाँ पे। तो एक्चुअल में ये यहाँ से निकलेगी पर यहाँ से मुड़ जाएगी, यहाँ से ये निकलेगी पर इसको यहाँ से मुड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुड़ना पड़ेगा। क्यों मुड़ना पड़ेगा? क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। तो जो निकलेंगी वो मुड़ जाया करेंगी ऐसे। तो आप समझ रहे हैं, हर डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ से निकलेंगी तो, लेकिन वो मुड़ जाएंगी क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, यूं मुड़ेंगी, यूं ऐसे मुड़ जाएंगी। अभी आप देख रहे हो ये बीच में एक एरिया बन जा रहा है। अगर इन दोनों चार्जेस को हम एक लाइन से मिला दें, ये लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, लाइन ऑफ फोर्स नहीं बना रही हूं मैं, ये सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की है ताकि आपको दिखाई दे। चलिए इसको ड्रॉ नहीं करते हैं वरना ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इन दोनों के बीच एक जो रेखा होती है वहां पे एक ऐसा पॉइंट होगा जिसे हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल पॉइंट। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब है। इसका मतलब ये है कि इस बिंदु पे अगर हम कोई चार्ज रखें तो वो कहीं को नहीं जाएगा, ना इधर को जाएगा ना इधर को जाएगा, वो चुपचाप यहीं बैठा रहेगा। उस पर कितना भी चार्ज क्यों ना हो, वो 100 कूलाम, 10 कूलाम, 50 कूलाम, 1000 कूलाम, कितना भी कूलाम इस पे आप आवेश लगा दें, लेकिन अगर वो नल पॉइंट पे रखा हुआ है, नल पॉइंट का मतलब ये है कि इसकी वजह से और इसकी वजह से जो फील्ड जनरेट हो रही है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, और कैंसिल करने की वजह से हम यहाँ पर कोई वैद्युत बल रेखा नहीं पाते, और जहाँ वैद्युत बल रेखा नहीं है तो इसका मतलब वहाँ वैद्युत बल नहीं है, और जब वैद्युत बल वहाँ लग ही नहीं रहा है तो कोई भी एक्सटर्नल चार्ज मूव क्यों करेगा। तो यहाँ पे जो बिंदु आवेश आपने रखा है इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पे, वो ये एकदम सेंटर पे होगा। मान लो ये 10 सेंटीमीटर यहाँ की डिस्टेंस है तो ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे होगा और यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर पे होगा। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ तब सत्य है जब ये चार्ज, सोर्स चार्ज भी Q है और ये सोर्स चार्ज भी Q है। अगर हम इसकी वैल्यू चेंज कर दें, मान लें कि ये Q1 है और ये Q2 है, तो फिर उसके लिए एक और फॉर्मूला है, देखिएगा जरा। तो जो ये N है वो सेंटर पे नहीं होगा, उसके लिए फिर फॉर्मूला लगेगा। मान लेते हैं इधर वाला चार्ज Q1 है, इधर वाला चार्ज Q2 है, तो जो आपका नल पॉइंट आएगा, मान लेते हैं कि वो यहाँ से इस पॉइंट पे, यहाँ से उसकी डिस्टेंस R1 है और यहाँ से उसकी डिस्टेंस R2 है। तो वो कैसे होगा? Q1 और Q2 ऐसे होगा, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। आप इसे निकाल लेंगे कि किस जगह होगा। हालांकि ये कुछ एग्जाम्स में आता नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको क्लियर करने के लिए बता दिया। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड कि नल पॉइंट क्या होता है। नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं एक्चुअल में इसको, यानी कि बिंदु आवेशों के बीच एक ऐसा पॉइंट बनता है जहां पे कोई फील्ड रह नहीं जाती, या दो फील्ड एक दूसरे को क्या कर देती हैं? कैंसिल आउट कर देती हैं, और जो एक्सटर्नल चार्ज यहाँ पे रखा जाता है उस पर लगने वाला फोर्स हो जाता है 0। तो हम इस बिंदु को बोलते हैं नल पॉइंट। अभी देखिए वैद्युत बल रेखाओं की सारी प्रॉपर्टीज आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, पर कुछ चीजें हम आपको फिर से क्लियर कर रहे हैं ताकि वो आगे जो भी आप सॉल्व करें उसमें आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो कि डायरेक्शन का क्या होगा, क्योंकि डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में। आप जब कहीं भी गलती करते हैं तो आप बस एक ही चीज की गलती करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ फील्ड आप क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। अब चलिए, पॉइंट चार्जेस तो आपने पढ़ लिए और आपको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से। लेकिन बच्चों, हमेशा जब हम स्टडी करते हैं तो पॉइंट चार्ज ही स्टडी नहीं करते हैं। कई बार हमें ऐसे चार्जेस यूज करने पड़ते हैं जो फैले हुए हैं और मतलब जैसे मान लीजिए कि आपकी प्लेट है, उस पे चार्ज है, पूरी प्लेट पे चार्ज है, और मान लेते हैं एक वायर है, उसमें पूरे वायर में चार्ज है, या मान लेते हैं एक बॉल है, उस पूरी बॉल में चार्ज है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं आवेश का वितरण। क्या बोलते हैं? आवेश का वितरण। और एक चीज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सतत आवेश वितरण। क्या पढ़ रहे हैं? सतत आवेश वितरण। कॉन्टिन्यूअस मतलब ब्रेक नहीं होगा बीच में, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कुल मिलाकर
अगर हम एक तार में या वायर में चार्ज दे रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आधा सेंटीमीटर में ज्यादा कूलाम आवेश दिया, फिर आधा में और ज्यादा दे दिया, फिर आधा में और ज्यादा, ऐसा नहीं, मतलब कंटिन्यूअस होगा। अगर 1 सेंटीमीटर में 1 कूलाम है तो 2 सेंटीमीटर में 2 कूलाम होगा, 3 सेंटीमीटर में 3 कूलाम होगा, लाइक दिस, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कैसा होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो कंटिन्यूअस आवेश का वितरण है या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कितने तरीके से कर सकते हैं। इसको हम सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, जिसे हम बोलते हैं रैखिक आवेश वितरण। दूसरा पृष्ठीय या पृष्ठ आवेश वितरण। या तीसरा आयतन आवेश वितरण। इनको आंग्ल भाषा में भी पढ़ लेते हैं। रैखिक का मतलब हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन द सेम वे पृष्ठीय को बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और आयतन को बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो हम एग्जाम्पल्स केवल ले लेकर के अभी समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। मतलब ये है कि रेखीय आवेश वितरण का ये मतलब है कि हमने एक वायर ले लिया, ये वायर है, अब इसकी लंबाई को हम अनंत मान लेते हैं। बहुत लंबा है, बहुत लंबा, मतलब ऊपर पता नहीं कहाँ तक चला गया, नीचे पता नहीं कहाँ तक चला गया। इसमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है? हमने ले लिया है क्यू चार्ज टोटल, और फिर हमने क्या किया है, इसकी लंबाई से इसको डिवाइड कर दिया है। अभी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, चलिए इसकी लंबाई को अनंत नहीं करते हैं, इसका कुछ फिक्स लंबाई कर देते हैं। इसका फिक्स लंबाई कर देते हैं, मान लेते हैं L। इसकी जो लेंथ है वो है स्मॉल l। तो टोटल चार्ज Q है और इस पूरे की लंबाई L है, तो ये हो गया Q/L। क्या हो जाएगा? मान लेते हैं, आपको समझ आया इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर Q टोटल चार्ज है आपका 100 कूलम और ये 10 सेंटीमीटर लंबी है या 10 मीटर कह लो, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पे या 1 मीटर पे आपको कितना चार्ज होगा? 10 कूलम का। यानी 1 सेंटीमीटर पे 10 कूलम, 2 सेंटीमीटर पे टोटल आ जाओगे तो ये हो जाएगा 20 कूलम। इस तरीके से, यानी इक्वल है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको हम बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश वितरण। अब अगर जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं उनको ये भी समझ आ सकता है, बायो वालों को थोड़ी सी तकलीफ होगी। हम इसको कैसे मान लेते हैं कि इसमें अगर छोटा सा एक एलिमेंट है जिसको बोल रहे हैं, उसका एलिमेंट है DL। देखिए बायो वालों को भी मैं एक चीज समझा देती हूँ, ये कुछ बहुत कठिन चीज नहीं है। डी का मतलब होता है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, मतलब जरा सा डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत छोटा सा। तो डी का मतलब है एल का छोटा सा मान, तो उसको हम डीएल बोल रहे हैं। ये जो है इसका पोर्शन छोटा सा जिसकी लेंथ है डीएल। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डी क्यू, यानी डिफरेंशियल चार्ज। थोड़ा सा चार्ज है यहाँ पे, डी क्यू। कितना है? डी क्यू। तो ये कैसे निकालेंगे कि डीएल कितना है? कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि टोटल चार्ज आपका क्यू है और एक इसकी टोटल लंबाई एल है, तो एकांक लंबाई पर यानी यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा? Q/L। तो फिर एक छोटे से हिस्से में इतने में कितना होगा? बिल्कुल वैसे जैसे एर्थ में आप नहीं करते, कहते थे कि 100 पेंसिलों का दाम इतना है और टोटल मान लो दाम बता दिया गया, तो 3 पेंसिलों का दाम कितना होगा, तो कैसे निकालते थे? चूंकि और इसलिए करके उसी तरीके से निकालिए, तो आपको पता चल जाएगा कि जो ये छोटा सा एलिमेंट DL है, इस पे जो छोटा सा चार्ज होगा DQ, उसकी वैल्यू हो जाएगी, कितना होगा? Q/L इंटू DL। राइट? यानी इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज होगा, क्योंकि पर यूनिट लेंथ चार्ज इतना है और उसकी लेंथ इतनी है, तो इतने से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज DQ, यानी छोटा सा चार्ज इस एलिमेंट पे, इसको आप बोलते हैं। राइट? ये हो गया रैखिक आवेश वितरण। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि हमने चार्ज को लंबाई में नहीं बांटा,
हमने उसको किसी एरिया में बांट दिया है, यानी हमने कोई प्लेट ले ली है या हमने कोई मतलब एरिया ले लिया, जैसे ब्लैक बोर्ड है, या फिर हमने कोई भी मतलब एरिया वाला, जैसे आप कोई आयत ले सकते हो, रेक्टेंगल ले सकते हो, चकती ले सकते हो, कुछ भी जिसमें एरिया हो, और उसमें बराबर बराबर चार्ज को डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया? डिवाइड। तो वहां पर भी सेम होगा। टोटल चार्ज मान लेते हैं आपका क्यू है, और टोटल एरिया उस चीज का कुछ भी एरिया हो, मान लो सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और अगर मान लो कि ए और बी साइड्स वाला एक आयत है तो ए इंटू बी हो जाएगा। हमें उससे मतलब नहीं, हम बोला टोटल एरिया हमको पता होना चाहिए। टोटल एरिया कितना है? ए। तो पर यूनिट एरिया में चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन ए। तो एक छोटे से एरिया में जिसे हम क्या बोलेंगे? डी ए, चार्ज कितना होगा? क्यू अपॉन ए इंटू सॉरी डी क्यू। चार्ज जो छोटे से एरिया में होगा डी एरिया में, वो कितना हो जाएगा? इतना। डी क्यू यानी छोटे से डी एरिया में जो चार्ज हो जाएगा टोटल हो जाएगा क्यू अपॉन ए इंटू डी ए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे कोई भी, मैं ये क्षेत्र ऐसा ऐसे ही बना रही हूँ ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि जरूरी नहीं है कि वो ज्योमेट्रिकल ही शेप हो, कोई भी शेप हो सकता है। यहाँ पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर बराबर है। मतलब मान लेते हैं ये आपका है 1 mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया देखिए भाई स्क्वायर में ही कैलकुलेट करते हैं, मिलीमीटर सेंटीमीटर वट एवर जो भी हो स्क्वायर में ही होता है। तो इसमें 1 मिलीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो आप इसको जितना यहाँ पे चार्ज होगा, अगर मान लो ये यहाँ पे मिला के ये भी 1 में है और ये भी 1 है, तो टोटल 2 हो गया ना। तो जितना इस पे होगा उतना ही इस पे होगा, यानी टोटल मिला के दुगना ही होगा। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ ज्यादा चार्ज है यहाँ पे कम चार्ज है, सब जगह समान है, इक्वल है। देन दिस इज कॉल्ड पृष्ठीय आवेश वितरण या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ कम टू द लास्ट वन, आयतन आवेश वितरण। अभी सेम है ये, आई थिंक सिमेट्री से आपको समझ आने लगा होगा कि बस हमें क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, चाहे हमें आयतन में करना हो, चाहे हमें लंबाई में करना हो, और चाहे हमें एरिया में करना हो। तो आयतन में क्या होगा, 3D में बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करती हूँ। आप एक क्यूब बना लो, क्यूब, फिर वही बात, आपको जरूरी नहीं है कोई ज्योमेट्रिकल शेप हो। मैं क्यूब इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आसानी से मैं क्यूब बना लेती हूँ, आपको 3D जैसा लग रहा होगा। अभी अगर इसमें चार्ज दिया है, टोटल चार्ज इस बॉडी पे क्यू है, और इस घन का मान लेते हैं ये घन है, क्या है? घन नहीं, सॉरी घना आप क्या बोलते हैं इसको, क्यूब है। इसके सारे साइड्स ए हैं, सारे साइड्स। ऑब्वियसली तो आपको पता वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब। हालांकि इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम वॉल्यूम टोटल देख रहे हैं, क्योंकि ये तो एक ज्योमेट्रिकल शेप है। हम कोई ऐसा शेप भी ले सकते हैं जिसमें कुछ शेप ना हो पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल, तो हमें पता होगा कि उसका टोटल वॉल्यूम कितना है। तो अगर क्यू को वी से डिवाइड कर दें तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, यानी एकांक आयतन पर कितना आवेश है वो पता चल जाएगा। तो एक छोटे से आयतन डीवी यानी डिफरेंशियल वॉल्यूम, छोटे से आयतन में कितना चार्ज होगा वो कैसे हो जाएगा? डी क्यू, यानी छोटा सा चार्ज। मान लेते हैं यहाँ पर हमने छोटा सा एक एरिया ले लिया ऐसे ऐसे, और ये कितना है? एरिया नहीं सॉरी वॉल्यूम ले लिया, डी वी है। तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा? क्यू अपॉन वी इंटू डी वी। ओके, तो आप समझ गए कि कैसे करते हैं सतत आवेश का वितरण यानी चार्ज का वितरण। हम अब नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में इतना ही, आप रिपीट करके जरा पढ़िएगा, और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या चीजें आपको समझ नहीं आई, ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूं और मैं देख सकूं कि क्या चीज ठीक ढंग से डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो पा रही है। तो आप इतना स्टडी करेंगे और फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में। आपका दिन शुभ हो।